उस रात अगर मैं चुप रहती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होते हुए भी जिंदगी से हार चुकी होती। मेरा नाम सरिता वर्मा है और ये कोई कहानी नहीं। ये मेरी जिंदगी का वह सच है जिसे बोलते हुए आज भी मेरी आवाज कांप जाती है। मैं एक साधारण माँ हूँ, न कोई ताकत, न कोई पहचान, पर मेरी एक बेटी है, आहाना। और उसी एक रिश्ते ने मुझे एक डरपोक औरत से एक खड़ी माँ बना दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी बेटी की मुस्कान मेरी आंखों से बातें करने लगी और उसकी खामोशी मुझे हर रात जगा कर पूछने लगी, माँ, क्या तुम सच में मुझे देख रही हो? आहाना बचपन से अलग थी, शोर में नहीं रहती थी, आसमान से बातें करती थी, कहानियों में दुनिया ढूंढती थी। मैंने उसकी हर सांस को अपने दिल से सींचा है, पर फिर भी एक दिन ऐसा आया जब मैं उसे खोने के बहुत करीब पहुंच गई। और यही है वह कहानी जिसने मुझे सिखाया कि माँ का चुप रहना सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। आज मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही कि किसी को दोषी ठहरा सकूं या किसी को हीरो बना सकूं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर समय पर बोले न जाएं तो पीढ़ियों तक जहर बनकर बहते रहते हैं। मैं एक साधारण माँ हूँ, न कोई बड़ा पद, न कोई बड़ी पहुंच, न कोई ताकतवर पहचान। मेरी पूरी दुनिया मेरी बेटी आहाना है। आहाना मेरे जीवन की पहली सुबह है। जब वह पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने उसे मेरी छाती पर रखा था, नन्ही सी, गर्म, सांस लेती हुई जिंदगी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि डर और प्रेम एक ही साथ कैसे पैदा होते हैं। मैंने उसकी हर सांस गिनी है, उसकी पहली हंसी, पहला गिरना, पहला रोना, पहली किताब, पहली परीक्षा, पहला सपना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने पला है। वह बचपन से अलग थी, शोर शराबे से दूर रहने वाली, खिड़की से बाहर आसमान देखने वाली, रात को सोने से पहले कहानियां मांगने वाली और हर कहानी के बाद पूछने वाली, माँ, लोग बुरे क्यों होते हैं? मैं तब हंसकर कह देती थी, सब लोग बुरे नहीं होते बेटा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही सवाल मेरी पूरी जिंदगी हिला देगा। आहाना बड़ी हो रही थी और उसके साथ मेरे डर भी। हर माँ की तरह मैं भी हर मोड़ पर यही सोचती थी, काश मैं हर दुख उससे पहले सह लूं। उसने पढ़ाई में हमेशा मेहनत की, कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज के दिनों में जब बाकी लड़कियां बाहर घूमने जाती थी, वह घर आकर मेरे पास बैठती थी और कहती थी, माँ, मुझे जल्दी बड़ी बनना है ताकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकूं। उसकी नौकरी लगी तो मैंने पहली बार उसे अपने पैरों पर खड़ा देखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी जीत से आती है। मैंने सोचा, अब मेरी बेटी सुरक्षित है। शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर उसकी जिंदगी में अर्जुन आया, सभ्य, मुस्कुराता हुआ, सपनों से भरी बातें करने वाला। उसका परिवार नामी था, शहर में उनकी इज्जत थी, उनका रुतबा था। लोगों ने कहा, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? और मैंने समाज की आवाज सुन ली और माँ की आशंका को चुप करा दिया। शादी के दिन जब मैंने आहाना का हाथ अर्जुन के हाथ में दिया था तो मेरी उंगलियां कांप रही थीं। क्यों कांप रही थीं, यह बात मैं तब नहीं समझ पाई। उस दिन मैंने अपनी बेटी को विदा किया, पर अपनी आत्मा को नहीं। समय बीतता गया, फोन पर उसकी आवाज बदलने लगी, हंसी हल्की होती गई, बातें छोटी होती गई और खामोशी बड़ी होती गई। मैं पूछती, सब ठीक है? वह कहती, हाँ माँ, सब ठीक है। पर माँ का दिल झूठ नहीं मानता। एक दिन जब उसने फोन पर बिना वजह रोते हुए कहा, माँ, तुम पास होती तो अच्छा लगता, तो मेरी रातों की नींद खत्म हो गई। मैं समझ गई थी, मेरी बेटी कहीं फंस चुकी है और यह कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये मेरी भी हो गई। आहाना बचपन से ही थोड़ी अलग थी। वह भीड़ में खोने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि खिड़की के पास बैठकर दूर आसमान को देखने वाली लड़की थी। उसे किताबों से प्यार था। रात को सोने से पहले वह हमेशा मुझसे कोई कहानी सुनाने को कहती और जब मैं कहानी खत्म कर देती तो वह पूछती, माँ, क्या दुनिया सच में इतनी अच्छी हो सकती है? मैं तब हंसकर कहती, अगर तुम अच्छी रहो तो दुनिया भी अच्छी लगेगी। उसे पढ़ाई में कभी पीछे नहीं देखा। स्कूल में वह टीचर्स की पसंदीदा थी, कॉलेज में वह सबकी मदद करने वाली और घर में मेरी सबसे बड़ी ताकत। कभी कभी मैं उसे रात में पढ़ते देखती, आंखों में नींद पर हाथों में किताब और मन में कोई सपना पलता हुआ। वह कहती, माँ, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। जब उसकी नौकरी लगी उस दिन वह घर आकर रो पड़ी थी, खुशी के आंसू। पहली सैलरी से उसने मेरे लिए साड़ी खरीदी और बोली, माँ, यह तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैंने उस दिन पहली बार उसे सिर्फ बेटी नहीं, एक जिम्मेदार औरत बनते देखा।
उसी ऑफिस में उसकी मुलाकात अर्जुन राठौड़ से हुई। अर्जुन बातों में बहुत मीठा था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भरोसा। वह धीरे धीरे आहाना की दुनिया में अपनी जगह बनाने लगा। कॉफी पर मुलाकातें, लंबी बातचीत, सपनों की बातें। आहाना अक्सर मुझसे कहती, माँ, वह मुझे समझता है। मैं उसे देखती और सोचती, काश ये सच हो। जब उसने शादी की बात रखी, हमने अर्जुन के परिवार के बारे में पूछा। हर तरफ से यही सुना, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, भूपेंद्र राठौड़ बड़े बिल्डर हैं, शहर में उनकी इज्जत है। मुझे डर लगा, पर समाज ने मेरे डर को माँ का वहम कह दिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। कपड़े, जेवर, कार्ड, रिश्तेदार, सब कुछ चमक रहा था। पर मेरी बेटी की आंखों में कहीं न कहीं एक हल्की सी घबराहट थी। मैंने पूछा, डर लग रहा है? वह मुस्कुराकर बोली, नया जीवन है माँ, थोड़ा डर तो लगता है। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे किस तूफान के हवाले कर रही हूँ। शादी के बाद के शुरुआती दिन बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे हर माँ अपने मन में अपनी बेटी के लिए सोचती है। आहाना नए घर की तस्वीरें भेजती थी। रसोई में खड़ी मुस्कुराती हुई सेल्फी, बालकनी से सूरज उगते हुए आसमान की फोटो और हर तस्वीर के साथ एक छोटा सा संदेश, माँ, यहाँ सब अच्छा है। मैं उन तस्वीरों को बार बार देखती और अपने मन को समझाती कि मेरी बेटी सुरक्षित है, खुश है, उसकी दुनिया सही जगह पर पहुंच गई है। लेकिन बहुत जल्दी मैंने महसूस किया कि तस्वीरों की मुस्कान और फोन की आवाज के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी है। पहले वह रोज फोन करती थी, फिर 2 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार। बातचीत लंबी से छोटी होती चली गई और उस छोटी बातचीत में भी उसकी हंसी जैसे जबरदस्ती खींची हुई लगने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी आवाज का रंग बदल गया। वह पहले जैसी खिली हुई नहीं लगती थी। बात करते समय वह अक्सर बीच में रुक जाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्दों तक पहुंच न पा रही हो। कई बार मैं उसके पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती और वह तुरंत फोन काट देती। जब मैं पूछती कि क्या सब ठीक है, तो वह वही पुराना जवाब देती, हाँ माँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। लेकिन एक माँ जानती है कि साधारण थकान और अंदर से टूट जाने वाली थकान में कितना फर्क होता है। उसकी थकान उसके शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी से टपकती थी। समय के साथ उसका घर आना भी कम होता गया। पहले वह हर महीने आती थी, फिर त्योहारों पर, और फिर कई महीनों तक नहीं आई। जब वह आती तो उसके चेहरे पर वही लड़की नहीं होती जिसे मैंने पाला था। उसकी आंखों में डर की महीन परत जमी रहती, मुस्कान देर तक टिक नहीं पाती और उसका शरीर जैसे हर समय चौकन्ना रहता, जैसे किसी आहट से टूट जाएगा। एक दिन वह अचानक बिना बताए मेरे घर आ गई। उसके होंठ सूजे हुए थे, कलाई पर नीले निशान थे और आंखें इतनी थकी हुई थीं जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं ली हो। मैंने जब उससे उन निशानों के बारे में पूछा, तो उसने बड़ी जल्दी में कहा कि वह दरवाजे से टकरा गई थी। लेकिन जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी, तो उसका पूरा शरीर कांप गया और उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटी अब सच बोलने से भी डरने लगी है। उस दिन के बाद मेरी रातें खत्म हो गईं। मैं हर फोन कॉल से डरने लगी, हर सन्नाटे में किसी हादसे की आवाज सुनने लगी। आहाना फोन पर अब भी कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन उसके शब्दों में अब कोई भरोसा नहीं था। मुझे महसूस होने लगा कि वह सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही है। वह अपने ही डर को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी और मैं अपनी ही आशंकाओं को झूठा साबित करने की। पर सच धीरे धीरे हमारे बीच की दीवारों से रिसने लगा था। मेरी बेटी अंदर ही अंदर टूट रही थी और मैं बहुत देर तक उस टूटने की आहट सुनने से बचती रही। वह शाम आज भी मेरी यादों में एक ठहरी हुई तस्वीर की तरह जमी है, जिसमें हर रंग धुंधला है, लेकिन हर एहसास बहुत साफ दिखाई देता है। भूपेंद्र राठौड़ के फार्म हाउस पर पार्टी थी। वही भूपेंद्र जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सियां सीधी कर लेते थे। वह जगह रोशनी, संगीत और शराब की चमक से भरी हुई थी, पर मेरे मन में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वहां की हवा ही कुछ कह रही हो कि आज कुछ टूटने वाला है। आहाना उस शाम बहुत चुप थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, पर उसके चेहरे पर वह हल्कापन नहीं था। वह मेरे पास आकर बैठी और बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे वह भीतर से जम चुकी हो। हम लोग बैठे ही थे कि अर्जुन ऊंची हंसी के साथ सबके बीच आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखें शराब से लाल थीं और उसकी आवाज में वह कठोरता थी जो डर पैदा करती है। उसने कुछ मजाक उड़ाए, सब लोग हंसे, फिर अचानक उसकी नजर आहाना पर गई। वह उसे पास बुलाने लगा।
आहाना धीरे धीरे उठी, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो रहा हो। तभी सबके सामने बिना किसी झिझक के उसने उसके बाल जोर से खींच दिए। आहाना की चीख मेरे कानों में आज भी गूंजती है। वह पल एक सेकंड का था, लेकिन मेरे भीतर सदियों जैसा भारी हो गया। कुछ लोग हंसे, किसी ने आंखें फेर लीं, किसी ने छोड़ो, यह तो पति पत्नी की बात है, कह दिया। उस हॉल में मेरी बेटी का दर्द सबसे हल्का समझा जा रहा था। मैंने उस पल अपने भीतर कुछ टूटते और कुछ उठते दोनों महसूस किए। मेरा शरीर अपने आप कुर्सी से खड़ा हो गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा सब सुन लेंगे, लेकिन मेरी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। मैंने अर्जुन को सीधी नजर में देखा और कहा कि अगर मेरी बेटी को उसने फिर छुआ, तो ये मामला अब इस घर तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि उसके पीछे की हंसी के अंदर कितना जहर भरा है। पूरे कमरे में सन्नाटा उतर आया। भूपेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया। आहाना मेरे पीछे खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी राहत दिखाई दी। उस शाम मैंने समझ लिया कि डर से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता, और एक मां का खड़ा होना उस राक्षस को पहली बार छोटा बना देता है। उस शाम फार्म हाउस से निकलते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जले हुए मैदान से अपनी बेटी को उठाकर ले जा रही हूँ। वहां की रोशनी, संगीत, हंसी, सब कुछ पीछे छूट गया था, लेकिन मेरे कानों में आहाना की वह चीख अभी भी कांप रही थी। वह मेरे साथ कार में बैठी थी, बिल्कुल चुप, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती हुई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में जकड़ी हुई थीं, जैसे अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा तो वह किसी गहरे कुएं में गिर जाएगी। मैंने कार स्टार्ट की, लेकिन मेरा दिल कहीं और अटका था। उस लड़की में, जो कुछ घंटों पहले तक अपनी शादी को अपनी दुनिया समझती थी और अब उसी दुनिया से बाहर निकल रही थी। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक शब्द नहीं बोला। शहर की सड़कें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कार की खिड़की पर फिसलती चली जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि हर लाइट के नीचे हम दोनों की परछाइयां और भी भारी होती जा रही हैं। आहाना बार बार अपनी साड़ी का पल्लू मुट्ठी में मरोड़ रही थी, जैसे वह खुद को वहीं बांध कर रखना चाहती हो। कई बार मैंने उसे अपनी तरफ खींचा, उसके सिर पर हाथ फेरा, पर उसके भीतर का डर इतना गहरा था कि मेरी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह सिर्फ फुसफुसाई, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। उस एक वाक्य में उसकी पूरी जिंदगी का बोझ समाया हुआ था। मेरे फ्लैट का दरवाजा खुलते ही वह वहीं जमीन पर बैठ गई। जैसे ही जूते उतारे, जैसे ही वह अपने उस घर की दहलीज से बाहर आई जहां उसे रोज टूटना पड़ता था, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह मेरे पैरों के पास बैठी रो रही थी, बिना आवाज के, बिना आंसू पोंछे, बस कांपते हुए, जैसे किसी भूकंप के बाद जमीन अभी तक स्थिर नहीं हुई हो। मैंने उसे उठाकर सोफे पर बैठाया, उसके बाल सहलाए, उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन मेरे हाथों में जैसे कोई दवा नहीं थी, सिर्फ एक माँ का बेबस प्यार था। मैंने उसके लिए काढ़ा बनाया, वही काढ़ा जो बचपन में बुखार आने पर बनाती थी। उसे कप उसके हाथों में दिया तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह घूट घूट पीती रही और बीच बीच में मेरी तरफ ऐसे ही दिखती रही जैसे पूछ रही हो, क्या सच में अब सब खत्म हो गया? मैंने उसे अपना कमरा दे दिया और खुद ड्राइंग रूम में लेट गई, लेकिन नींद शब्द से कोसों दूर थी। आधी रात को उसकी सिसकियों की आवाज आई। मैं उसके पास गई। वह दीवार की तरफ मुंह करके लेटी थी, जैसे पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लेना चाहती हो। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल वह फिर वही छोटी सी लड़की बन गई थी, जो कभी डरकर मेरे सीने में मुंह छुपा लेती थी। सुबह होने से पहले ही उसने मुझसे कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। उसकी आंखों में अपराध बोध था, जैसे जो उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार भी वही हो। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ी बात है। जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, और जो आज तुमने किया है, उस घर से निकलकर यहाँ आना, यही तुम्हारी जीत है। वह देर तक मेरी तरफ देखती रही, जैसे पहली बार उसने यह बात सच में सुनी हो। उस रात हम दोनों नहीं सोए। खिड़की से आती ठंडी हवा में भी मुझे उसका डर कांपता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसी हवा में पहली बार मुझे उम्मीद की हल्की सी खुशबू भी आई। वह रात आहाना की जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ थी, पर उसी अंधेरे में उसकी नई सुबह का पहला कदम भी पड़ा था। उस रात के बाद सुबह जैसे किसी युद्ध की तैयारी लेकर आई थी। सूरज खिड़की से अंदर तो आ रहा था, लेकिन रोशनी हमारे मन तक नहीं पहुंच रही थी।
आहाना चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी, अपने हाथों को देखती हुई, जैसे उन्हीं में वह सारी घटनाएं लिखी हों जिन्हें वह मिटा देना चाहती हो। मेरा मन कर रहा था कि दुनिया को रोक दूं, समय को वहीं बांध दूं, लेकिन जिंदगी किसी की नहीं सुनती। फोन की घंटी बजनी शुरू हुई। पहले अर्जुन का नंबर, फिर भूपेंद्र का, फिर रिश्तेदारों के फोन। हर कॉल में या तो डर था, या धमकी, या सलाह। मामला घर में ही सुलझा लो, इज्जत का सवाल है, लड़की की जिंदगी खराब मत करो। हर आवाज मुझे किसी नई दीवार की तरह लग रही थी जो मेरी बेटी और उसकी सच्चाई के सामने खड़ी की जा रही थी। हम थाने गए। रास्ते भर आहाना की सांसें कांपती रहीं। वह जैसे हर मोड़ पर खुद से पूछ रही थी कि क्या वह सही कर रही है। पुलिस स्टेशन की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन वहां की हवा और भी ठंडी। जब उसने अपना बयान देना शुरू किया तो कई बार उसकी आवाज टूट गई। शब्द उसके गले में अटकते रहे, जैसे वे भी बाहर आने से डर रहे हों। मैं उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे, और मुझे महसूस हो रहा था कि हर वाक्य उसके भीतर से कोई जख्म उखाड़ रहा है। बयान खत्म होने के बाद वह बिल्कुल खाली हो गई, जैसे उसने अपनी आत्मा का कोई हिस्सा वहां छोड़ दिया हो। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि न्याय पाने की राह कितनी थकाने वाली और कितनी अकेली होती है। अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर आई। भूपेंद्र का रुतबा, उसकी पहचान, उसकी ताकत, सब काम पर लग गए। फोन पर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कुछ गुस्से में, कुछ विनती में, कुछ खुले तौर पर धमकी देती हुई। रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया, पड़ोस की नजरें बदल गई, जैसे हम कोई अपराधी हों। लेकिन उस सब के बीच आहाना हर दिन थोड़ा थोड़ा खड़ी होती जा रही थी। वह अब भी डरती थी, रात में चौंक कर उठ जाती थी, पर सुबह उठकर कहती थी, माँ आज फिर चलेंगे। उसकी ये छोटी सी हिम्मत मेरे लिए पूरी दुनिया बन गई थी। अदालत का आदेश आया कि अर्जुन को उससे दूरी रखनी होगी। उस कागज के टुकड़े में हमें पहली बार थोड़ी सी सुरक्षा महसूस हुई। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। हर सुनवाई, हर तारीख, हर सवाल, सब कुछ आहाना को फिर से उसी रात में ले जाता था। कई बार वह घर आकर बिस्तर पर बैठ जाती और घंटों कुछ नहीं कहती। मैं उसके पास बैठी रहती, बिना कुछ पूछे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आंसुओं में ही होते हैं। धीरे धीरे हमने समझ लिया कि यह संघर्ष सिर्फ अदालत में नहीं, हर सुबह उठने में, हर रात सोने की कोशिश करने में, हर सांस लेने में भी है। उस दौर में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बिना सवाल किए साथ खड़े हो गए। एक वकील जो देर रात तक केस पढ़ता रहा, एक काउंसलर जिसने आहाना की खामोशी को समझा, एक पुरानी सहेली जिसने उसे फिर से हंसाने की कोशिश की। वे छोटे छोटे सहारे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गए। संघर्ष अब डर से नहीं, उम्मीद से चलने लगा था। और मैं हर दिन ये महसूस कर रही थी कि मेरी बेटी टूटकर भी जितनी मजबूत खड़ी है, उतनी मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा। संघर्ष की आंधी के बीच आहाना का उठना किसी चमत्कार जैसा नहीं था। वह बहुत धीरे धीरे हुआ, न जैसे टूटी हुई मिट्टी में से कोई नन्हा अंकुर जमीन को चीरकर बाहर आने की कोशिश करता है। शुरुआती दिनों में वह अक्सर कमरे की खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर की दुनिया को देखती, पर उस दुनिया में खुद को महसूस नहीं कर पाती। सुबह होती, पर उसके भीतर रात ही रहती। कई बार वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती और दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते रुक जाती, जैसे उसकी टांगें आगे बढ़ने से मना कर रही हों। मैं उसके पीछे खड़ी बस यही कह पाती, एक कदम, बस एक कदम, और वह कांपते हुए वह एक कदम उठाती। वह छोटा सा कदम हर दिन उसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन वह सिर्फ बैठी रही, कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसके होंठ कांपे। तीसरे दिन उसने पहली बार अपने दर्द को शब्द दिए, और हर शब्द के साथ उसके भीतर दबी हुई पीड़ा जैसे बाहर निकलकर जमीन पर गिरती रही। कई बार वह सत्तर से लौटकर पूरी तरह थकी हुई होती, जैसे किसी लंबे युद्ध से लौट रही हो। लेकिन उस थकान में भी एक हल्की सी राहत होती थी, क्योंकि वह अब भाग नहीं रही थी, वह सामना कर रही थी। रात को कई बार वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाती, मेरा हाथ पकड़ लेती, कुछ नहीं कहती, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कह देती। धीरे धीरे उसने अपने आप को फिर से देखना शुरू किया। उसने बाल कटवाए, जैसे बीते समय की भारी परछाइयों को सिर से उतार फेंका हो। उसने अपनी अलमारी से वे कपड़े निकाले जिन्हें पहनकर वह कभी खुश महसूस करती थी। एक सुबह उसने आईने में खुद को बहुत देर तक देखा, और फिर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, वह जिंदा रहने की मुस्कान थी। उसने फिर से अपने ऑफिस का काम संभालना शुरू किया, पहले आधे दिन के लिए, फिर पूरे दिन के लिए।
हर शाम वह थकी हुई लौटती, पर अब उसकी थकान में हार नहीं थी, उसमें उम्मीद थी। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने एक शाम मुझसे कहा, माँ, मुझे अपना घर चाहिए। वह घर जहाँ कोई चीख नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद वह अपने नए छोटे से फ्लैट में चली गई। वह जगह खाली थी, पर उसकी सांसों से भरी हुई थी। उसने दीवार पर अपने पसंदीदा पोस्टर लगाए, खिड़की पर पौधे रखे और पहली रात वहां सोते हुए बहुत देर तक रोती रही। लेकिन वह रोना दर्द का नहीं, मुक्त होने का था। वह पहली बार किसी ऐसे कमरे में सो रही थी जहां उसकी सांसों को किसी से डर नहीं लगता था। समय के साथ उसकी हंसी लौटने लगी, पहले बहुत धीमी, बहुत संकोची, फिर खुलकर। उसकी पुरानी सहेलियां वापस आईं, नई दोस्तियां बनी। वह फिर से सपनों की बातें करने लगी। कभी कभी डर अब भी लौट आता। रात में वह चौंक कर उठ जाती, लेकिन अब वह डर उसे तोड़ता नहीं था, वह उसे सावधान बनाता था। वह अब जानती थी कि टूटना अंत नहीं है और उठना कोई जादू नहीं, यह रोज लिया जाने वाला फैसला। अदालत का वह दिन आहाना के जीवन का सिर्फ एक मुकदमे की तारीख नहीं था, वह उसकी पूरी जिंदगी की जमी हुई पीड़ा, डर, अपमान और संघर्ष का सामना करने का दिन था। सुबह बहुत जल्दी उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन वह उठी नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही, जैसे वहां अपने पिछले कई वर्षों की तस्वीरें पढ़ रही हो। कभी उसे अपनी शादी की पहली मुस्कान याद आती, कभी वो रातें जब वह चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोती थी, कभी वो पल जब वह टूटकर मेरे सामने बैठ गई थी। उस सुबह उसका शरीर शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान था जो हर धड़कन के साथ तेज होता जा रहा था। जब वह तैयार हुई तो उसके हाथ कांप रहे थे। कपड़े पहनते हुए कई बार उसने बटन गलत लगाया, बाल बनाते समय कंघी हाथ से गिर गई, आंखों में काजल लगाते हुए आंसू बह निकले। आईने में खड़ी वह लड़की अब वही नहीं थी जो कभी डर के साये में जीती थी, लेकिन उस पुराने डर की परछाइयां अभी पूरी तरह गई नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम आज सिर्फ अदालत नहीं जा रही हो, तुम अपनी जिंदगी वापस लेने जा रही हो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर भी था, साहस भी, और एक गहरी थकी हुई उम्मीद भी थी। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते समय उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन रहे होंगे। हर कदम पर उसे अपने अतीत की एक परत उतरती महसूस हो रही थी। भीतर घुसते ही उसे वही चेहरे दिखाई दिए जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी। उसका पति, उसके ससुराल वाले, वो लोग जिनकी चुप्पी ने उसे सालों तक तोड़कर रखा था। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन हो कि सच हमेशा ताकतवरों का होता है। उस पल आहाना का गला सूख गया, पैरों में जान नहीं रही, पर उसने खुद को कुर्सी तक पहुंचाया और बैठ गई। उसके हाथ मेरी उंगलियों को कसकर थामे हुए थे। जब उसका नाम पुकारा गया और उसे गवाही के लिए बुलाया गया, तो वह खड़ी हुई, पर उसका शरीर उसके साथ नहीं उठ रहा था, स्लाय जैसे जमीन उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। स्टैंड तक जाते हुए उसके दिमाग में एक पल को आया, अगर मैं गिर गई तो। लेकिन वह गिरी नहीं, वह खड़ी रही। उसने बोलना शुरू किया, पहले बहुत धीमे, फिर हर वाक्य के साथ उसकी आवाज मजबूत होती गई। उसने सब कहा, वह डर, वह हिंसा, वह तिरस्कार, वह अपमान, वह टूटना, वह अकेलापन, वह रातें जो उसने रोते हुए काटी, वह सुबह जब वह खुद को आईने में पहचान नहीं पाती थी। हर शब्द के साथ उसकी आंखें नम होती रहीं, लेकिन उसकी आवाज कांपी नहीं। पूरा कोर्टरूम खामोश था। जज की नजरें झुकी हुई थीं, वकील की पेन रुक गई थी, दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, और सामने बैठे लोग, जिनके कारण उसका जीवन बिखरा था, पहली बार असहज दिखाई दे रहे थे। जिरह के दौरान जब उससे सवाल किए गए, तो हर सवाल उसके जख्मों को फिर से कुरेद रहा था, लेकिन अब वह भाग नहीं रही थी। वह हर सवाल का जवाब दे रही थी, सीधे, सच्चे, बिना झुके। उस पल वह सिर्फ एक पीड़ित औरत नहीं थी, वह एक गवाह थी अपने ही जीवन की। जब वह स्टैंड से नीचे उतरी तो उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा सीधी खड़ी थी। बाहर निकलते हुए उसने गहरी सांस ली। आसमान वैसा ही था जैसा हर दिन होता है, सड़क पर लोग वैसे ही चल रहे थे, पर उसके भीतर की दुनिया बदल चुकी थी। वह जानती थी कि फैसला अभी बाकी है, पर उस दिन उसने जो किया वही उसकी असली जीत थी। उसने सच को डर से बरा कर दिया था। फैसला और नई सुबह। फैसले के दिन की सुबह आहाना बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर हल्की धूप थी, हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे शहर भी उस दिन कुछ महसूस कर रहा हो। उस सुबह न उसने ज्यादा बात की, न कुछ पूछा, न कुछ कहा, बस चुपचाप अपने हाथों को देखती रही। वही हाथ जिन्होंने कभी डर से कांपते हुए दरवाजा बंद किया था, वही हाथ जिन्होंने खुद को संभालते हुए टूटने से रोका था,
और वही हाथ जिन्होंने अदालत में खड़े होकर सच को थामा था। उसके भीतर एक अजीब सी थकान थी, लेकिन उसके साथ एक अनोखा सुकून भी, जैसे कोई बहुत लंबा सफर तय करके कोई अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो। अदालत पहुंचे तो माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। हर चेहरा गंभीर, हर नजर किसी अनदेखे मोड़ की तरफ टिकी हुई। आहाना की सांसें तेज हो गई, लेकिन अब वह घबराहट नहीं थी। वह उस क्षण का इंतजार था जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। जज ने फाइल खोली, कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हर शब्द जैसे उसके दिल पर लिखा जा रहा हो। जब फैसला पड़ा गया, दोष सिद्ध, सजा तय, सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश, उस एक पल में आहाना को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर रखा पहाड़ हट गया हो। वह रोई नहीं, चीखी नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे उस दर्द के थे जिसे अब नाम मिल गया था। अदालत से बाहर निकलते हुए उसने पहली बार सिर ऊपर उठाकर आसमान को देखा। नीला आसमान, खुला, विशाल, बिना किसी सीमा के। उसने गहरी सांस ली और उसकी सांसों में वर्षों बाद आजादी की खुशबू थी। पास खड़ी मैं उसकी ओर देख रही थी। वही लड़की जो कभी सहमी हुई चुप बैठी रहती थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं, कमजोर नहीं, डरी हुई नहीं। वह चुपचाप मेरे पास आई, मेरे कंधे पर सिर रखा और बहुत देर तक ऐसे ही खड़ी रही। शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारी खामोशी उस पल सब कह रही थी। उसके बाद की सुबह बिल्कुल अलग थी। सूरज जैसे पहले से ज्यादा चमक रहा था, पर असल उजाला उसके भीतर था। उसने चाय का कप हाथ में लेकर बालकनी में खड़े होकर शहर को देखा। वही सड़कें, वही शोर, वही लोग, लेकिन उसके लिए सब कुछ नया था। आज उसे किसी से डर नहीं था, किसी की आवाज से सिहरन नहीं होती थी, किसी परछाई से वह चौंकती नहीं थी। वह अपने ही घर में, अपनी ही जिंदगी में पहली बार सुरक्षित महसूस कर रही थी। नई सुबह ने उसे एक नई आदत दी, खुद से प्यार करने की। उसने फिर से हंसना सीखा, धीरे धीरे दोस्तों से मिलना शुरू किया, अपने काम में मन लगाना शुरू किया। कुछ रातें अब भी भारी होती थीं, कुछ सपने अब भी पुराने घाव छेड़ जाते थे, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। अब उसके पास हिम्मत थी, सहारा था और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा था। समय बीतता गया और आहाना आगे बढ़ती गई। वह किसी कहानी की नायिका नहीं बनी, न उसने किसी से बदला लिया। उसने बस अपना जीवन वापस ले लिया, पूरे सम्मान, पूरे साहस और पूरे प्रेम के साथ। और हर सुबह जब वह उठती, आईने में खुद को देखती, तो उसे वही लड़की दिखाई देती जिसने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। हुआ फैसले के बाद के दिन आहाना के लिए किसी उत्सव जैसे नहीं थे। वे शांत थे, धीमे थे, जैसे बहुत गहरे जख्म भरने की प्रक्रिया होती है। बिना शोर, बिना दिखावे, बस भीतर भीतर। वह सुबह देर तक खिड़की के पास बैठी रहती, चाय ठंडी हो जाती, लेकिन उसकी नजर आसमान पर टिकी रहती। कभी उसे लगता जैसे उसकी सांसें पहली बार पूरे फेफड़ों तक पहुंच पा रही हैं। अब उसे किसी दरवाजे की आहट से डर नहीं लगता था, किसी आवाज से उसका शरीर सिकुड़ता नहीं था। पर यह आजादी हल्की नहीं थी, इसके पीछे पूरा जीवन था जो टूटा, बिखरा, फिर खुद को समेट कर खड़ा हुआ। उसने अपने छोटे से फ्लैट को बदलना शुरू किया। पर्दे बदले, दीवारों पर नई तस्वीरें लगाईं। वह आईना हटाया जिसमें वह खुद को रोते हुए देखा करती थी। हर बदलाव के साथ जैसे वह अपने अतीत को धीरे धीरे अलविदा कह रही थी। एक दिन उसने अपनी डायरी खोली और पहला वाक्य लिखा, आज मैं जिंदा हूं, सिर्फ सांसों में नहीं, आत्मा में। काम पर उसका लौटना किसी जीत से कम नहीं था। पहले दिन ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी वह कांप रही थी, लेकिन भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे दुनिया उसे फिर से पहचान रही है। उसने अपने प्रोजेक्ट संभाले, मीटिंग्स की, अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखी। लोगों की आंखों में उसे सम्मान दिखा, सहानुभूति नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। वह अब किसी की दया नहीं, अपनी ताकत से खड़ी थी। रातें अब भी कभी कभी कठिन होती थीं, कभी पुराने दृश्य सपनों में लौट आते, कभी दिल अचानक भारी हो जाता। ऐसे में वह खिड़की खोल देती, ठंडी हवा को भीतर आने देती और खुद से कहती, वह समय बीत चुका है, अब यह मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे उसने दोस्तियों को वापस बुलाया। कॉफी की मेज पर हंसी लौटी, पुराने गाने फिर से सुने गए और पहली बार उसने महसूस किया कि हंसते समय उसका दिल अब अपराध बोध से नहीं भरता। वह हंस सकती थी क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी थी। एक शाम उसने मुझसे कहा, माँ, मैं अब अपने नाम से जीना चाहती हूँ, किसी डर से नहीं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी लौट आई है, टूटी हुई नहीं। समय के साथ उसने एक छोटा सा सपना भी देखा, उन औरतों के लिए काम करना जो आज वहीं खड़ी हैं जहां वह कभी खड़ी थी।
उसने काउंसलिंग से जुड़ना शुरू किया, मीटिंग्स में अपनी कहानी साझा की और हर बार कोई ना कोई औरत उसकी आंखों में उम्मीद लेकर बैठी मिलती। अब उसकी सुबह नहीं थी। वह सूरज को देखकर मुस्कुराती, खुद के लिए खाना बनाती, अपने बालों में फूल लगाती और आईने में खुद से कहती, तू बच गई और यही जीत है। आहाना की जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज नए सिरे से शुरू होती है और हर सुबह वह खुद को चुनती है, पूरे साहस, पूरे प्रेम और पूरे सम्मान के साथ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे आहाना की जिंदगी एक किताब जैसी लगती है। हर पन्ना दर्द से लिखा हुआ, हर मोड़ पर आंसू और हर अध्याय में एक नई हिम्मत। कोई बाहर से देखकर नहीं जान सकता कि किसी इंसान ने मुस्कुराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आहाना ने भी नहीं चाहा था कि उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ ले, पर उसने जो किया वह उसका चुनाव था। डर के सामने खड़ी होना, चुप्पी के सामने बोलना और टूटने के बाद खुद को फिर से बनाना। एक माँ के रूप में मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ गोद में सुलाने से नहीं होता, कभी कभी प्यार हाथ पकड़कर अंधेरे में चलने से होता है। उस रात जब मैंने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाई थी, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना जानती थी कि अगर मैं आज चुप रही तो शायद पूरी जिंदगी चुप ही रह जाऊंगी। और आज मैं कह सकती हूँ, चुप्पी कभी किसी को नहीं बचाती, सच हमेशा किसी को न किसी को तो बचा ही लेता है। आहाना अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। उसके चेहरे पर वो सच्ची मुस्कान है जो केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने अंधेरे को बहुत करीब से देखा हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दिशा है। और जब कभी वह अपने अतीत को याद करती है तो वह सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा रखकर करती है, क्योंकि वह बची नहीं, उसने खुद को बचाया। अगर ये कहानी सुनते हुए आपका दिल भारी हुआ, अगर आपको किसी का चेहरा याद आ गया, अगर कहीं भीतर कोई पुराना दर्द हिल गया, तो समझिए ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये किसी की सच्चाई थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आहाना की हिम्मत ने आपको भी अंदर से मजबूत किया हो, तो इस कहानी को अपने अपनों तक जरूर पहुंचाए। और ऐसी ही दिल से निकली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल सुनो कहानी दोस्तों को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की हिम्मत बन सकता है, किसी और की आवाज, किसी और की नई शुरुआत। मिलते हैं अगली कहानी में। सुनो कहानी दोस्तों पर।